ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। ये इनकी इकाई प्रथम में शामिल किया गया है। टॉपिक हमारा है सॉइल। पिछली ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने सॉइल पे ही चर्चा की थी। सॉइल को हम एडेफिक फैक्टर मानते हैं, मृदीय कारक के रूप में देखते हैं। तो हमने सॉइल के अंदर बात की थी विभिन्न प्रकार के सॉइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मृदा की जो विभिन्न लक्षण हैं उनके बारे में बात की थी। हमने सॉइल प्रोफाइल की बात की थी कि जो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, उसमें कितने प्रकार के लेयर्स पाई जाती है, परतें पाई जाती हैं। उसके बाद हमने सॉइल एयर की बात की, मृदा वायु की बात की। उसके बाद में हमने सॉइल वाटर की बात की, मृदीय जल के बारे में बात की। तो आज हम जो बात करेंगे वो आगे की टॉपिक है, जो सॉइल हैं वो कितने प्रकार की हो सकती है अलग अलग आधारों के आधार पे। सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं उसके बारे में। सॉइल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जिसमें हम सॉइल फ्लोरा और सॉइल फौना की बात करेंगे। तो इंटरनेशनल टर्म्स, सोलेनेट्स is given to black alkaline soil having excess of sodium and potassium carbonates। तो अंतर्राष्ट्रीय जो एक शब्द हैं सोलेनेट्स, वो काली क्षारीय मृदा को, ब्लैक एल्कलाइन सॉइल को दिया जाता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH formed in these soils have corrosive action on humus and hence turn black। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं वो इन सॉइल के ऊपर कोरोसिव एक्शन डालते हैं, जो इसके अंदर ह्यूमस पाया जाता है, और जिसके कारण जो इसका रंग है वो ब्लैक हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। अनदर टर्म सोलेनचाक is given to white alkaline soil having excess of carbonates other than sodium and potassium। दूसरा जो शब्द यूज किया गया है वो है सोलेनचाक। ये सफ़ेद क्षारीय मृदा को दिया गया है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सॉइल्स हैविंग एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर कॉल्ड कैलकेरियस सॉइल। जिस मृदा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा पाई जाती है उस मृदा को हम कैलकेरियस सॉइल भी कहते हैं। एल्कलाइन सॉइल कैन बी करेक्टेड बाय एडिंग जिप्सम। जो क्षारीय मृदा है, ये एल्कलाइन सॉइल्स हैं, उसको हम सही कर सकते हैं जब उसमें हम जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट CaSO4 मिलाएं। एंड हैवी इरिगेशन whereas acidic soil can be corrected by adding lime pH। तो ये देखा गया है कि जो हमने बात की कि एल्कलाइन सॉइल है उसको हम सही कर सकते हैं, उसके अंदर हम जिप्सम मिला लें, कैल्शियम सल्फेट, और उसको बहुत अधिक सिंचित करें, इरिगेट करें। whereas acidic soil can be corrected by adding lime calcium hydroxide। pH of fertile soil is 6 to 7। pH of soil has effect on microbial activity। और अगर हम अम्लीय मृदा की बात करें तो उसको सही करना हो तो हम उसके अंदर लाइम या चूना मिला सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें कि जो उर्वर मृदा है या फर्टाइल सॉइल है उसकी pH कितनी होनी चाहिए, तो वो 6 to 7 pH की होनी चाहिए। और जो pH का जो प्रभाव है वो मृदा के अंदर हमने ये देखें कि जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं या सूक्ष्म जीवों की जो एक्टिविटी पाई जाती हैं उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालती है pH। कैल्सियोकेल्स आर द प्लांट विच ग्रो इन हाई pH that is 6.5 or more, whereas calcifuges are the plants which grow in low pH। हम कैल्सिकोल्स की बात कर रहे हैं कि कैल्सिकोल्स उन प्लांट को हम कहेंगे जो
अधिक पीएच 6.5 पीएच से अधिक पीएच के ऊपर ग्रो करते हैं। और कैल्सीफ्यूजेज हम उन प्लांट्स को कहेंगे जो प्लांट्स लो पीएच या हम कहें कि 3.5 और उससे कम वाली पीएच के ऊपर ग्रो करते हैं। तो दो प्रकार की कैटेगरी हो गई पीएच के आधार पे, कि एक तो कैटेगरी हो गई कि 3.5 और उससे कम के ऊपर ग्रो करने वाले, जिसको हम कैल्सीफ्यूजेज कहते हैं, और एक कैटेगरी हो गई जिसको हम कहेंगे कि हाई पीएच के अंदर या 6.5 और उससे अधिक वाली पीएच पे ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम कैल्सीकॉल्स कहते हैं। फिर बात आती है टाइप ऑफ सॉइल्स के बाद में ऑर्गेनिक मैटर और कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस की बात करें। द मेन सोर्स ऑफ मिनरल रिटर्न टू द सॉइल इज़ ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस। अगर हम बात करें कि जो सॉइल है या मृदा है उसको जो उसके लवण हैं वापस किस स्रोत के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, तो वो हैं ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस। ह्यूमस इज़ हैविंग हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ह्यूमस के अंदर हम ये देखें कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल आबंधन करने की जो क्षमता होती है, जल धारण करने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। एंड मेक्स द सॉइल पोरस, और जो सॉइल को कैसे बनाया जाता है, रंध्री या सरंध्री जिसमें छिद्र पाए जाते हों। दैट इज एरेटेड, इसके अंदर जिससे वातायन या वायु का जो प्रवाह है बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, एरेटेड हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू ह्यूमस दैट वाटर परकोलेट थ्रू द सॉइल स्लोली। और ये ह्यूमस के कारण ही देखा गया है कि जो पानी धीरे धीरे मृदा के अंदर परकोलेट होता है, रिसाव करता है। अ गुड सॉइल इज़ दैट विच अलाउज परकोलेशन ऑफ वाटर स्लोली थ्रू इट। हम अच्छी मृदा उसी को कहेंगे जिसमें पानी है बहुत, जिसमें धीरे धीरे रिसाव करता है, परकोलेट होता है। ह्यूमस फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे जो पहले टर्म्स आता है वो है लीटर। लीटर हम उसको कहेंगे जो फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं और ब्रांचेज, शाखाएं हैं, जो भी फ्रेशली सॉइल के ऊपर गिर रही हैं। जो सॉइल का जो अपर पार्ट होता है, ऊपरी सतह होती है, उसके ऊपर हम देख सकते हैं फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर हैं। और लीटर के बाद में जो लीटर से जैसे डिग्रेड होती हैं या उसके अंदर माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा ये लीटर जो है अनदर मटेरियल के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको हम डफ कहते हैं। डफ इज पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो आंशिक रूप से इसके अंदर अपघटित हो चुका होता है, उसको हम डफ कहते हैं। और लीटर उसको कहेंगे जो डिकम्पोज्ड मटेरियल नहीं है और केवल फ्रेशली फॉलन मटेरियल है वो। डफ से धीरे धीरे और देखते हैं कि जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ती है और क्या फॉर्मेशन होता है, उसमें ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस हम उसको कहते हैं फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो पूरी तरीके से अगर डिकम्पोज्ड हो जाएं या अपघटित हो जाएं तो हम उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कंटेन ह्यूमिक कॉम्प्लेक्सेस और फिनोलिक कॉम्प्लेक्सेस। ह्यूमस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि ह्यूमिक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है या फिनोलिक कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सॉल्युबल शुगर्स पाई जाती है, अमीनो एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। तो ह्यूमस काफ़ी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है सॉइल की। टाइप ऑफ ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस कितने प्रकार के होते हैं? इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, और ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, मोर ह्यूमस एंड मल ह्यूमस। मोर ह्यूमस और रॉ ह्यूमस और कोरस टेक्सचर्ड ह्यूमस। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोड सॉइल फॉर्म इन कोल्ड ह्यूमिड रीजन इन लो पीएच और हाई एसिडिटी। तो जो जिसको हमने मोर ह्यूमस कहा है, अनदर नाम रॉ ह्यूमस, या हम कहेंगे कच्चा ह्यूमस, या कोरस टेक्सचर्ड, या हम कहेंगे कि बड़ी गठन वाला ह्यूमस जिसको हम कह रहे हैं। और इसका जो सबसे जो मुख्य कैरेक्टर है वो है पॉड सॉइल, या हम कह सकते हैं कि जो सॉइल का निर्माण हुआ है वो किस में हुआ है? कोल्ड ह्यूमिड रीजन, और ठंडे और नमी युक्त क्षेत्रों के अंदर हुआ है। लो पीएच या हम कहेंगे हाई एसिडिटी, तो ठंडे नमी युक्त क्षेत्र जहाँ पर पीएच कम होती है, या हम कहें कि वो जो एसिडिक सॉइल है
वो पॉट सॉइल है, और इसके अंदर जो ह्यूमस पाया जा रहा है वो और है मोर ह्यूमस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ह्यूमस की जो परत है या मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो अम्लीय होती है। और इसके अंदर हम ये देखें कि केंचुए एवं अपघटनकारी जीवों की मृदा में अभाव रहता है, क्योंकि ये एसिडिक रहती है और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की क्रिया भी धीमी गति से चलती है। पादप जो भाग होते हैं वो अपूर्ण अपघटित या पदार्थों में आसानी से पहचाने जा सकते हैं, मतलब इनकी आइडेंटिटी जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी समाप्त नहीं होती है। और इनमें जो खनिज लवण है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। ह्यूमस की सतह कठोर एवं नॉन पोरस होती है, मतलब पोरोसिटीज मोर ह्यूमस की कम रहती है। तो ये काफ़ी जो करैक्टर हैं वो लक्षण है वो मोर ह्यूमस के हैं। और मल ह्यूमस की बात करें या फाइन टेक्सचर ह्यूमस की बात करें, और फाइन टेक्सचर मतलब बारीक संगठन वाले ह्यूमस की बात करें, तो ये जो मल ह्यूमस होता है वो मोर ह्यूमस की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। और इसकी जो सतह जैसे मोर से तुलना करते हैं कंपैरिजन, तो अम्लीय नहीं होती है। और जब अम्लीय नहीं होती तो इसमें जो केंचुए हैं अन्य जीव हैं बहुलता से पाए जाते हैं। और इसमें जो पदार्थों के अपघटन की क्रिया भी वो तेज़ी गति से होती है। और इसमें जो प्लांट पार्ट्स होते हैं जो अपघटित हो रखे हैं उनको पहचानना मुश्किल होता है, मतलब इनकी आइडेंटिटी विलुप्त हो रही होती है। और इसके अंदर हम ये देखें कि जो लूजनेस ज़्यादा पाई जाती है या पोरोसिटी ज़्यादा पाई जाती है, तो ये पेड़ पौधों के लिए वृद्धि करने के लिए काफ़ी उपयुक्त ह्यूमस होता है। तो मोर और मल ह्यूमस में से मल ह्यूमस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी उपयोगी रहता है मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए। जो ह्यूमस के बाद में जो पॉइंट आता है वो हमारा है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं हम इसको, मृदा जीव कह सकते हैं। ईच सॉइल हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोफ्लोरा एंड फोना। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक मृदा है उसके लक्षण होते हैं कि उसका खुद का जो है सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्म पादप होते हैं। एग्जाम्पल, अगर माइक्रोफ्लोरा की बात करें या हम कहें कि सॉइल फ्लोरा की बात करें, तो सॉइल फ्लोरा के अंदर हम देख सकते हैं एल्गी है, फंजाई हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया हैं, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं और राइजोइड्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की रूट्स और राइजोम्स पाए जाते हैं। ये सारे मिलके और सॉइल फ्लोरा या सॉइल माइक्रोफ्लोरा का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सॉइल फोना या सॉइल माइक्रोफोना की बात करें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ, रोटीफर्स हैं, निमेटोड्स हैं, और टर्माइट्स, इंसेक्ट्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, केंचुए हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क हैं, और जो भी बिल बनाकर रहने वाले जो जीव हैं जिसमें मॉल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, हम चूहे, रेट्स हैं, तो सारों को हम सॉइल फोना के अंदर या सॉइल माइक्रोफोना के अंदर शामिल करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मृदा जीव हैं वो मृदा के लिए भी उपयोगी हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो हमने जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्मों की बात की है, सूक्ष्म जीवों की बात की, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, ये सॉइल की फर्टिलिटी या उर्वरता को बनाए रखते हैं। When no fertilizer are added to the soil, then activity of microorganism is responsible for fertility of soil. जब हम किसी प्रकार के उर्वरकों का यूज़ नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते हैं बाहर से, तो जो भी ये माइक्रो सूक्ष्म जीव हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये सॉइल फर्टिलिटी की एक्टिविटी को बनाए रखते हैं। द इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो। अगर हम इनके महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें सूक्ष्म जीवों की, तो वह इस प्रकार देख सकते हैं हम। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। अगर हम सहजीवी जीवाणु की बात करें, जो राइजोबियम है और जो लेग्यूम प्लांट्स के जो रूट्स हैं उसमें नोड्यूल्स में पाया जाता है। एंड सम नॉन लेग्यूमिनस, अगर हम असिम्बी या नॉन लेग्यूमिनस की बात करें तो एजोटोबैक्टर हैं, क्लस्ट्रीडियम है बैक्टीरिया के रूप में, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑस्लेटोरिया। अगर हम नील हरित सेवलों की बात करें तो नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऑस्लेटोरिया है, एटसेट्रा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड दस इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो ये जो हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं नाइट्रेट के अंदर और सॉइल की फर्टिलिटी या उर्वरता को, उपजाऊपन को बढ़ाते हैं।
सॉइल फॉर्मेशन, उसमें भी इनकी भूमिका है। और मृदा निर्माण में ऑर्गेनिज्म लाइक एनालिड्स मेक द सॉइल पोरस बाय बरोइंग एंड दस मेक द सॉइल वेल एरेटेड एंड हेंस दीज आर कॉल्ड नेचुरल फार्मर्स। अगर हम एनालिड्स की बात करें जिसके अंदर हमारा अर्थवर्म भी है और केंचुआ है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये जो मृदा के अंदर बिल बना के रहते हैं, बोरोइंग करते हैं, तो इस प्रकार से वो सॉइल की पोरोसिटी को या छिद्रिलता को बढ़ाते हैं, जिससे उसके अंदर वायु का प्रवाह अच्छी तरीके से हो सके, वातायन अच्छी तरीके से हो सकता है। तो इस कारण हम इनको प्राकृतिक किसान भी कहते हैं, नेचुरल फार्मर्स भी कहते हैं, प्रकृति के मित्र भी कह सकते हैं इनको हम, फ्रेंड्स ऑफ सॉइल, नेचुरल फार्मर भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी सीक्रेट्स म्यूसिलेज विच मेक्स द सॉइल गुड बाय एग्रीगेटिंग द सॉइल पार्टिकल्स। और नील हरित सेवलों की बात करें तो वो कुछ म्यूसिलेज या श्लेष्मा जैसे पदार्थों का सिक्रेशन करते हैं। इस श्लेष्मा के द्वारा जो सॉइल पार्टिकल्स या मृदा के कण होते हैं वो एक दूसरे से चिपक के एग्रीगेट हो जाते हैं और एक अच्छी सी सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता की बात करें तो सम सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेज विच किल अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण होता है जो दूसरे हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किल कर देते हैं। सच सब्सटेंसेज द सीक्रेटेड आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इन जो पदार्थों की हम बात कर रहे हैं वो प्रतिजैविक कहलाते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एंटीबायोसिस, ये प्रतिजैविता कहलाती है। स्टिमुलेशन ऑफ रूट ग्रोथ, अगर हम बात करें कि जो मूल की वृद्धि है उसको स्टिमुलेट करते हैं। इन द राइजोस्फीयर सॉइल जोन अराउंड द रूट्स, राइजोस्फीयर वो रीजन है जो रूट के या मूल के चारों तरफ का क्षेत्र होता है। देयर आर प्रेजेंट माइक्रोब्स विच सीक्रेट्स सुगर हार्मोन्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड IAA एटसेट्रा विच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ रूट्स। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन है और रूट ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके द्वारा शर्करा है, हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन के रूप में सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं, जो जड़ की है या मूल की जो ग्रोथ को है स्टिमुलेट या उत्तेजित कर देते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनका डिकम्पोजिशन या अपघटन की बात करें तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज, जीवाणु की, कवकों की या एक्टिनोमाइसीटीज की बात करें तो ये जो मृदा के सूक्ष्म जीव हैं ये डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड द कंटिन्यू बाय जियोकेमिकल साइकिल और मिनरल साइकिल या मटेरियल साइकिल। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं या हम कहें कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं और सरल अकार्बनिक पदार्थों के अंदर, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और इस प्रकार से जो जैव भू रासायनिक चक्र या हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल साइकिल, पदार्थों के जो साइकिल है, चक्रीय प्रक्रम है, वो कंटिन्यू बना रहता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है या सॉइल का जो माइक्रोफ्लोरा या माइक्रोफोना है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है उसका। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, तो हम अगर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके आधार पर देखें तो सॉइल के कुछ विशेष प्रकार भी हैं। लेटेराइट सॉइल्स और लेटोसॉल्स, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन वार्म ह्यूमिड रीजन। ये जो लेटोसॉल हैं वो गर्म और आर्द्र क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं। द कलर ऑफ दिस सॉइल इज़ रेडिश ब्राउन, और इसका जो रंग होता है वो लाल भूरा रंग का होता है। एंड देयर इज़ एक्सेस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इन द सरफेस ओरिजन। और अगर हम इसके देखें कि सतही जो सतह है उसके अंदर लोहा व एल्यूमिनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लीचिंग ऑफ सिलिसिक एसिड अकर्स टू लोअर होरिजन इन दीज सॉइल्स। और अगर हम देखें कि जो इसके नीचे वाले संस्त्र है ये परतें हैं उसमें सिलिसिक एसिड लीच होकर पहुंचता है। सच सॉइल्स आर नॉट सो फर्टाइल, इस प्रकार की जो मृदा होती है इतनी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। एग्जाम्पल रेड सॉइल्स ऑफ उड़ीसा आर ऑफ दिस टाइप, कि उड़ीसा के अंदर जो लाल मृदा पाई जाती है वो इस प्रकार की सॉइल है, लेटेराइट सॉइल या लेटोसॉल। पॉट सॉइल्स की बात करें और सच सॉइल आर फाउंड इन कूल ह्यूमिड रीजन, ये ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है।
एंड इज एस कलर्ड, ये जो एस या भस्म के रंग की होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड बिलो कॉनिफर्स हु लीव्स आर हैविंग लो कैल्शियम कंटेंट एंड दस मेंटेन एसिडिक कंडीशन। ये जो सॉइल हैं अगर हम देखें तो कॉनिफर्स या शंकुधारी जो वृक्ष हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कॉनिफर्स पाए जाते हैं और जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ नीचे की जो सॉइल होती है वो पॉडोसॉइल टाइप की होती है। यहाँ की जो कॉनिफर्स की पत्तियाँ हैं उसके अंदर ये देखें जो कैल्शियम का जो कंटेंट होता है, ये मात्रा होती है बहुत कम होती है। और इस प्रकार से अगर हम देखें कि जो इसकी नीचे की सॉइल हैं वो एसिडिक कंडीशन में बनी रहती हैं। ड्यूरिंग रेनफॉल दीज एसिड लीच अवे आयरन, एल्यूमिनियम एंड कार्बोनेट्स। तो जब रेनफॉल होता है बरसात के कारण, इससे जो आयरन व एल्यूमिनियम और कार्बोनेट है वो लीच्ड अवे वहाँ से निकल जाते हैं एक्सेट्रा टू डीपर हॉरिजॉन, जो गहरे हुए संस्तर है या गहरी वाली परतों में चले जाते हैं। एंड सरफेस रिमेन एस कलर्ड, और जो सतह है वो भस्म के रंग की या एस कलर्ड हो जाती है, एस के रंग की दिखाई देती है। सच सॉइल्स आर ऑल्सो लेस फर्टाइल, इस प्रकार की मृदा भी बहुत अधिक फर्टाइल नहीं होती, कम जो होती है। सच सॉइल्स आर ऑल्सो लेस फर्टाइल, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये फर्टाइलिटी के अंदर भी कम रहती है पॉडोसॉल। ग्लेज सच सॉइल आर फाउंड बिलो आइस। ग्लेज सच की बात कर रहे हैं तो ये बर्फ़ के नीचे पाई जाने वाली सॉइल हैं। वेयर इज पीट डिपोजिशन अकर्स, जहाँ पर पीट, जिसको हम कोल के अंदर देखते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स के कोल टाइप्स हैं, पीट हैं, एंथ्रासाइट हैं, बिटुमिनस हैं। तो ये पीट डिपोजिशन के अंदर देखा गया है, जहाँ पीट डिपोजिशन पाए जाते हैं ऐसी सॉइल्स के अंदर। सॉइल्स इन टुंड्रा रीजन, जो टुंड्रा रीजन की जो मृदा होती है वो इस प्रकार की होती है, ग्लेज सच होती है, ग्लेज टाइप की होती है। तो ग्लेज सॉइल टुंड्रा रीजन के अंदर पाई जाती है। ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑफ महाराष्ट्र आर कॉमनली नोन एज रेगूर। अगर हम महाराष्ट्र की जो काली कपासी मृदा है उसको हम नॉर्मली रेगूर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम क्लाइमेटिक के आधार पे भी डिफरेंट टाइप की सॉइल्स की बात कर सकते हैं। तो ये आपका एडेफिक फैक्टर या सॉइल फैक्टर का जो चैप्टर था, जिसके अंदर हमने एडेफिक फैक्टर के अंदर सॉइल फॉर्मेशन, पैडोजेनेसिस की बात की, सॉइल स्टडी, पैडोलॉजी की बात की हमने, और सॉइल प्रोफाइल की बात की। उसके अंदर फिर हमने सॉइल एयर की बात की, सॉइल वाटर की बात की। देन उसके अंदर हम सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी, और उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर, मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस की बात की। तो इस प्रकार से हम जो सॉइल का टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।